नमस्कार, मैं चंद्रभान पटेल, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, शासकीय विश्व रसायन स्नातकोत्तर महाविद्यालय गरियाबंद, छत्तीसगढ़। आज मैं एमए पॉलिटिकल साइंस द्वितीय सेमेस्टर के प्रश्न पत्र के अंतर्गत राजनीतिक विकास पर चर्चा करूंगा। राजनीतिक विकास तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का एक उपागम या दृष्टिकोण के रूप में इसका उद्भव विशेष रूप से गैर पश्चिमी नवोदित विकासशील राष्ट्रों के राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन के लिए हुआ। जैसे कि हम जानते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत व्यवस्था सिद्धांत, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत के द्वारा पश्चिमी देशों की राजनीतिक व्यवस्था को समझने में काफ़ी सहायता मिली, लेकिन नवोदित विकासशील गैर पश्चिमी देशों की राजनीतिक व्यवस्था, वहाँ की अस्त व्यस्तता, अनिश्चितता, उलटफेर को समझने और समझाने में व्यवस्था सिद्धांत और संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत काफ़ी हद तक के असफल रहे। ऐसे स्थिति में कुछ विद्वान, जिसमें प्रमुख रूप से F.W. रिक्स, लुसियन पाइक, कोलमैन, विंडर, आमंड एवं पावेल, ये तमाम जो विद्वान हैं, इन विद्वानों ने ऐसे प्रत्यय के प्रयोग में लग गए जिसकी सहायता से विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझा जा सके। इस प्रकार से देखा जाए तो इन विद्वानों ने ये माना कि विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए वहाँ के संपूर्ण पर्यावरण, कहने का मतलब राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पारिस्थितिकी जो परिस्थिति है, उन परिस्थितियों का भी पर्याप्त रूप से अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि राजनीतिक विकास के स्थिति का निर्माण कहीं न कहीं वहाँ की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर होता है। इस प्रकार से तमाम विद्वानों के द्वारा जितने भी नवोदित राष्ट्र थे, गैर पश्चिमी विकासशील राष्ट्र थे, जिसमें विशेष करके पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, अफ्रीकी महाद्वीप में घाना, इन देशों के राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन भिन्न भिन्न विद्वानों के द्वारा किया गया और अलग अलग देशों का अलग अलग विद्वानों के द्वारा जो अध्ययन किया गया, उस सारे अध्ययनों को मिला करके एक निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया गया और जिससे एक नवीन दृष्टिकोण या उपागम के रूप में राजनीतिक विकास का उदय तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत हुआ। राजनीतिक विकास का क्या आशय है, इसको लेकर के विद्वानों में जो उनकी एक राय नहीं है। जैसे हम जानते हैं, विकास मानव जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है, लेकिन कई विद्वान जो है राजनीतिक विकास को
आधुनिकीकरण का पर्याय मानते हैं, जैसे कि इसमें गुनार्ड मिलनर, एसपी हंटिंगटन। तो वहीं पर कुछ विद्वान, जैसे इसमें मैं रिक्स की बात करूं, WF रिक्स, तो WF रिक्स जो है राजनीतिक विकास की व्याख्या प्रशासकीय व कानूनी आधार पर करते हैं। विंडर राजनीतिक विकास को राष्ट्र राज्य का प्रचालक के रूप में व्याख्या करते हैं। तो कुछ विद्वान राजनीतिक विकास में इस बात को भी समाहित करते हैं कि राजनीतिक प्रक्रियाओं में जनता की सहभागिता कितनी होती है। साथ ही साथ राजनीतिक विकास को बहुत सारे विद्वान जो हैं वो औद्योगिक समाज के प्रगति के रूप में देखते हैं। कुछ विद्वान राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास की पूर्व शर्त के रूप में मानते हैं। इस प्रकार से राजनीतिक विकास शब्द का एक निश्चित अर्थ स्पष्ट कर पाना कठिन कार्य है, और मुख्य रूप से राजनीतिक विकास की अर्थ को समझने के लिए दो दृष्टिकोण विकसित है। इसमें पहला एकल मार्गीय दृष्टिकोण। एकल मार्गीय दृष्टिकोण के अनुसार से विकास का केवल एक ही मार्ग होता है और सभी राष्ट्र विकास के इसी मार्ग के अनुसार से विभिन्न स्तरों पर होते हैं। दूसरा जो दृष्टिकोण है वो है बहुमार्गी दृष्टिकोण। बहुमार्गी दृष्टिकोण से संबंधित विचारकों का मानना है कि राजनीतिक विकास एक बहुआयामी, बहु दिशा, बहुमार्गी दृष्टिकोण है, क्योंकि विकास की स्वयं में अनेक दिशाएं, अनेक आयाम, अनेक पहलू होते हैं। इस दृष्टिकोण के मानने वाले जो विचारक हैं, इनके अनुसार से विकास, राजनीतिक विकास किसी भी देश की विभिन्न ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक परिस्थितियों पर निर्भर होता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के राजनीतिक विकास का आशय को हम 3 रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। पहला, गैर लोकतांत्रिक समाज से
लोकतांत्रिक समाज में परिवर्तन। दूसरा, आदिम समाज से आधुनिक समाज में परिवर्तन। और तीसरा, अविभेदी कृत समाज से विभेदी कृत समाज में परिवर्तन। आगे राजनीतिक विकास उपागम को लेकर के या राजनीतिक विकास की अवधारणा को लेकर के बहुत सारे विद्वानों ने काम किया। अलग अलग देशों के राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन उनके द्वारा किया गया। जैसे कि इसमें एक नाम है कोलमैन। कोलमैन ने विशेष करके अफ्रीकी महाद्वीप के देशों का अध्ययन अफ्रीकी महाद्वीप के देशों का अध्ययन कोलमैन के द्वारा विशेष करके किया गया। और इन्होंने राजनीतिक विकास के मार्ग में जो बाधा आया, उस बाधा को इन्होंने डेवलपमेंट सिंड्रोम के रूप में व्यक्त किया। तो यहीं पे माइनर विनर ने भारत व दक्षिण एशियाई देशों का अध्ययन किया। तो लुसियन पाई जो राजनीतिक विकास के प्रकांड विद्वान हैं, राजनीतिक विकास के ऊपर इन्होंने 1963 के बाद काम करना शुरू किया। और विशेष करके लुसियन पाई इन्होंने विशेष करके दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का अध्ययन किया। और लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के ऊपर कुछ पुस्तक या लेख भी इनके द्वारा लिखा गया। जैसे इसमें
इनका जो महत्वपूर्ण बुक है, पहला पॉलिटिकल कल्चर एंड डेवलपमेंट, दूसरा संचार व राजनीतिक विकास, तीसरा एस्पेक्ट्स ऑफ इनके अंतर्गत लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के मुख्य रूप से 3 विशेषताएं लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास की 3 विशेषता बताई है, जिसमें पहला समानता, समानता का मतलब है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं में लोगों की जनसहभागिता। दूसरा क्षमता, क्षमता से अभिप्राय है राज्य सरकार के कार्य। और तीसरा है विभेदीकरण। विभेदीकरण का मतलब है विभिन्न संरचनाओं की विशेषीकरण। आगे लुसियन पाई ने ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के आधार पर राजनीतिक विकास संकट की पहचान किया। फिर हम देखते हैं कि राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण में परस्पर संबंध पर जोर देने वाला विद्वान, एक दूसरे को पूरक समझने वाला विद्वान एसपी हंटिंगटन, इनका मानना है कि राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण एक है। आधुनिकीकरण का पर्याय विकास से है। एसपी हंटिंगटन के अनुसार से राजनीतिक विकास राजनीतिक संगठनों और क्रियाओं का संस्थागत होना है। एसपी हंटिंगटन राजनीतिक विकास के साथ साथ राजनीतिक पतन या राजनीतिक क्षरण की भी बात करते हैं, और इनका राजनीतिक क्षरण से अभिप्राय है कि राजनीतिक संगठनों और राजनीतिक विधियों का संस्थाकरण न होना। और इस राजनीतिक क्षरण का मूल कारण हंटिंगटन के अनुसार से सामाजिक आकांक्षाओं और उसके पूर्ति के मध्य उत्पन्न होने वाला खाई होता है। इस प्रकार से एसपी हंटिंगटन
राजनीतिक विकास को निम्न बिंदु पर व्यक्त करते हैं। पहला, अनुकूलन। दूसरा, जटिलता। तीसरा, स्वायत्तता। चौथा, संसक्ता। तो वहीं पर डेविड एप्टर राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण में अंतर करते हैं। रजनी कोठारी जो भारतीय हैं के अनुसार से कुछ आधुनिकीकृत समाज राजनीतिक रूप से विकसित नहीं होते हैं, जैसे कि पश्चिमी एशिया के देश, जबकि भारत जैसे देशों में राजनीतिक विकास प्रभावी रूप से विद्यमान है, लेकिन आधुनिकीकरण का अभाव होता है। आगे राजनीतिक विकास में W.F. रिक्स जो अमेरिकी विद्वान हैं, जो विकास प्रशासन के प्रकांड विद्वान हैं, W.F. रिक्स ने विकास को निम्न रूप में व्यक्त किया है। पहला, डिफरेंटेड मॉडल, जो कि आधुनिक समाज में पाया जाता है। दूसरा, फ्यूज्ड मॉडल, जो परंपरागत समाज में पाया जाता है। और तीसरा, प्रिज्मेटिक मॉडल, जो समपार्श्वीय समाज में पाया जाता है। W.F. रिक्स के अनुसार से किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में समानता और क्षमता के मध्य जब असंतुलन पैदा होता है, तो वहाँ डेवलपमेंट ट्रैक उत्पन्न होता है। डेवलपमेंट ट्रैक की संकल्पना W.F. रिक्स का है, और W.F. रिक्स का मानना है कि पश्चिमी राजनीतिक संस्थाओं का अनुकरण करने का अभिप्राय यह नहीं है कि हम पश्चिमी देशों के संस्कृति और मूल्यों को भी अपनाएं। तमाम बातों के आधार पर राजनीतिक विकास को परिभाषित किया जाए तो लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास राजनीतिक संस्कृति का विस्तरण एवं पुराने प्रतिमानों का नए मांगों के अनुकूल बनाने एवं उनके साथ सामंजस्य बैठाना है
तो आमंड एवं पावेल के अनुसार राजनीतिक विकास राजनीतिक संरचनाओं की अभिवृद्धि, विभिन्नीकरण तथा विशेषीकरण और राजनीतिक संस्कृति का बढ़ा हुआ लौकिकीकरण है। पावेल ने राजनीतिक विकास की मुख्य रूप से 3 विशेषताएं बताई है, जिसमें पहला भूमिका का विभिन्नीकरण, भूमिका का विभिन्नीकरण से तात्पर्य है पावेल का कि राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी संरचना की भूमिका में विभिन्नीकरण होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का कोई भी एक जो अंग है वह अपने कार्य को पूर्ण रूप से करे। जैसे कार्यपालिका का कार्य सिर्फ कार्यपालिका ही करे, कार्यपालिका के कार्यों में किसी भी प्रकार से व्यवस्थापिका या न्यायपालिका का हस्तक्षेप न हो, या न्यायपालिका या व्यवस्थापिका के कार्य को कार्यपालिका के द्वारा न किया जाए। दूसरा, उप व्यवस्था की स्वायत्तता, भूमिका की विभिन्नीकरण तभी संभव है जब किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की उप व्यवस्था को स्वायत्त बनाया जाए। कहने का तात्पर्य है यहाँ पर शक्ति का केंद्रण न होकर के विकेंद्रीकरण होनी चाहिए। तीसरा, लौकिकीकरण। लौकिकीकरण का संबंध है संस्कृति से। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लोगों के जो सोच है, विचार है, जो अभिविन्यास है, उसमें परिवर्तन ही लौकिकीकरण है। तो पावेल ने राजनीतिक विकास के 4 चरण बताया है, जिसमें पहला राज्य का निर्माण या सत्ता का निर्माण। इसके अंतर्गत विभिन्न समूहों का केंद्रीय सत्ता के अधिकार क्षेत्र में एकीकरण। दूसरा, राष्ट्र का निर्माण। राष्ट्र का निर्माण से तात्पर्य है राष्ट्र के प्रति भक्ति एवं निष्ठा की भावना पैदा करना या भावना पैदा होना। तीसरा, सहभागिता का स्तर। राजनीतिक प्रक्रियाओं में जनता की सहभागिता को सुनिश्चित करना, बढ़ाना, व्यापक बनाना। और चौथा, वितरण का स्तर। इसका तात्पर्य है लाभ को समाज के हर वर्ग तक के पहुंचाने के लिए उसका पुनः निर्धारण करना। आगे आर्गेन्स
विकास के 4 स्तर बताए हैं और इसकी व्याख्या हमने अपनी पुस्तक बुक स्टेज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में किया। इसके अनुसार से राजनीतिक विकास के 4 स्तर हैं। पहला आदिम एकीकरण की राजनीति, आदिम एकीकरण की राजनीति के अंतर्गत राष्ट्रीय सरकार वहाँ की जनता के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण रखती है और इसमें राज्य के चारों तत्व जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता विद्यमान होती है। दूसरा औद्योगिकीकरण की राजनीति, उद्योग की अग्रसर राजनीति। तीसरा राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति। लोगों के कल्याण को प्रमुखता से रखा जाता है। और चौथा और अंतिम समृद्धि की राजनीति। समृद्धि की राजनीति में व्यापक वैज्ञानिक तरीकों का, वैज्ञानिक साधनों का विकास होता है और इस दृष्टि से हम समृद्धि की राजनीति के अंतर्गत अमेरिका को, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को रख सकते हैं। और आर्गेन्सी के अनुसार से यह राजनीतिक विकास का सबसे जटिल और कठिन स्तर होता है। राजनीतिक विकास के मॉडल को 2 भागों में बांटा जा सकता है या इसके 2 मॉडल हैं। पहला कंटिन्यूम जारी रहने का मॉडल और दूसरा स्टेज चरण मॉडल। तो राजनीतिक विकास के 2 मॉडल हैं। पहला कंटिन्यूम जारी रहने वाला और दूसरा चरण मॉडल। बात करते हैं राजनीतिक विकास के अभिकरण क्या क्या हो सकते हैं। तो राजनीतिक विकास के विभिन्न एजेंसी या अभिकरण या साधन हैं। इसमें मुख्य रूप से पहला क्रांतिकारी राजनीतिक नेता, दूसरा राजनीतिक दल, तीसरा सेना, चौथा आधुनिक नौकरशाही का विकास, पांचवा
राष्ट्रीय भावना का विकास और छठवां लोकप्रिय राजनीति सहभागिता का विकास। राजनीतिक विकास के चरणबद्ध जो मॉडल है, चरणबद्ध मॉडल के अंतर्गत के विद्वानों ने इसकी व्याख्या करने का प्रयास किया। जैसे हमने देख लिया आर्गेंसी, लर्नर, कार्ल ड्यूस, आमंड पावेल। इसी प्रकार से चरणबद्ध मॉडल के मुख्य विद्वान के रूप में एक नाम W.W. रोस्टो का है। W.W. रोस्टो ने चरणबद्ध मॉडल के माध्यम से ये बताया कि राजनीतिक विकास की यात्रा में कोई भी परंपरागत समाज कैसे आधुनिक समाज में परिवर्तित होता है। इसके लिए रोस्टो ने कुल मिलाकर के 6 चरण या स्तर बताया। पहला परंपरागत समाज, दूसरा संक्रमण कालीन समाज, तीसरा टेक ऑफ की स्थिति या स्तर, चौथा परिपक्वता की ओर अग्रसर, पांचवा उच्च उपभोग स्तर की खोज, और छठवां समृद्धि का स्तर। समृद्धि के स्तर के अंतर्गत गुणवत्ता की खोज। W.W. रोस्टो का मानना है विश्व का कोई भी समाज या कोई भी देश परंपरागत से आधुनिक समाज में परिवर्तित होने के लिए उसे क्रमबद्ध इन चरणों को पार करना होता है। यह चरणबद्ध मॉडल रोस्टो के अनुसार से पूरे विश्व के सभी देशों के राजनीतिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और विशेषकर यह विकासशील देशों जिसके अंतर्गत अफ्रीका और एशिया के नवोदित राष्ट्रों के राजनीतिक विकास पर भी यह लागू होता है। यह वायुयान की उड़ान के समान है। इससे हम समझ सकते हैं कि कोई भी देश कैसे परंपरागत समाज से धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से आधुनिक समाज के ओर आगे बढ़ता है, उसमें परिवर्तन होता है। रोस्टो ने इसकी व्याख्या, चरणबद्ध विकास की व्याख्या अपने पुस्तक बुक द स्टेज ऑफ
इकोनॉमिक ग्रोथ ए नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1960 में किया। इस प्रकार से राजनीतिक विकास की अवधारणा विभिन्न पहलुओं से जुड़ी हुई अवधारणा है, उपागम है। राजनीतिक विकास को हम आर्थिक विकास की पूर्व राजनीतिक शर्त के रूप में बता सकते हैं। राजनीतिक विकास आर्थिक परिवर्तन के रूप में, राजनीतिक विकास सामाजिक परिवर्तन के रूप में, राजनीतिक विकास जन सहभागिता के रूप में, राजनीतिक विकास को हम राष्ट्रीय व्यवहार के रूप में भी बता सकते हैं। राजनीतिक व्यवहार प्रशासकीय एवं वैज्ञानिक विकास के रूप में, राजनीतिक विकास स्थायित्व और लोकप्रिय सरकार के रूप में, राजनीतिक विकास स्थायित्व एवं व्यवहारिक परिवर्तन के रूप में, राजनीतिक विकास गतिशील शक्ति के रूप में, राजनीतिक विकास को हम लोकतंत्र के निर्माण के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। इस प्रकार से राजनीतिक विकास उपागम बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है तुलनात्मक राजनीति की दृष्टि से। राजनीतिक विकास उपागम के माध्यम से हम विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं, राजनीतिक व्यवहार के बारे में आपस में तुलना कर सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं, उनका सारणीकरण कर सकते हैं। राजनीतिक विकास उपागम के माध्यम से विभिन्न विकासशील देशों के संबंध में विभिन्न राजनीतिक सिद्धांतों का भी निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार से राजनीतिक विकास एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपागम या अवधारणा के रूप में तुलनात्मक राजनीति की देन है।